जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो कल साहब इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति आई है और उनकी एक कमिश्नर ने एक पत्र जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि 398 करोड़ की कुल टैक्स चोरी, संपत्तियां और इस प्रकार के दस्तावेज और कुछ कैश बरामद हुआ है। कैश जो है लगभग 2 करोड़ से कम है। बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा जगहों पे छापे पड़े हैं। ये हम उन छापों की बात कर रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पे पड़े हैं साहब। अब जब छापे पड़े तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक नया रोना शुरू कर दिया था। एक नया विलाप शुरू हो गया। ओए गवर्नमेंट हमारे तो फोन सुन रही है, फोन सुन रही है, फोन सुन रही है, फोन सुन रही है। ये जो नया विलाप शुरू हुआ ना, इसका एक कारण है। सपा के 3 नेताओं और पदाधिकारियों पे छापे पड़े साहब। एक है राजीव राय जी, एक मनोज यादव और एक वो सर्वेश या सर्वेंद्र ऐसे कुछ यादव जी हैं, ओएसडी साहब। तो वो जो राय साहब हैं आजमगढ़ वाले, वो चलाते हैं मेडिकल कॉलेज। एक है ठेकेदार। तो इन्होंने कहा था पहले शुरू में तो आया कि 17,000 रुपये मिले, 17,000 रुपये मिले। किसी एक अड्डे से 17,000 मिले होंगे। 30 अड्डों पे छापेमारी हुई ना, तो किसी एक अड्डे पे 17,000 मिले होंगे। बाकी पे कहीं 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ भी मिला है। और टैक्स चोरी के जो टोटल कागजात और जो सारा का सारा जो गड़बड़ घोटाला है, इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति में 398 करोड़ का है। अब मैं इस पे आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा आज से कोई 4-5 साल पहले एक खबर आई थी कि एक ट्रक से 2,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया मुंबई के आसपास कहीं से। उसका थोड़ा सा हल्ला मचा और फिर वो तुरंत बात दबा दी गई। मतलब बिल्कुल ही तुरंत पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मीडिया में भी हो गया, गवर्नमेंट में भी हो गया, हर जगह हो गया। तो लोगों से पूछा गया कि भैया ये क्या था। तो सब दबी जुबान में ये बात निकल के आई थी कि सब वो सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की हुंडियां थी। जो उनका जो जिससे आंगड़िया और वो हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू इनका जो पूरा का पूरा कारोबार जो है ना, वो इस तरीके से ही कच्चे में, कैश में और इसी प्रकार के कैश के लेन देन में चलता है। और लोग बताते हैं कि वो पैसा था। और उन्होंने कहा साहब ये इलीगल मनी नहीं है, ये हमारे इस कारोबार का धंधा ही है और इसके बिना ये कारोबार चल ही नहीं सकता। तो सरकार की क्या मजबूरी थी या सरकार ने वो केस क्यों दबा दिया, परंतु वो पैसा सारे व्यापारियों को लौटा दिया गया था, जो भी पैसा था, और उस केस को तुरंत दबा दिया गया। तो सब ये गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है ना, ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट इन धंधों का फर्क जानती हैं। और जब उनको वहां बता दिया कि नहीं ये पैसा गलत पैसा नहीं है, ये टेररिज्म या नार्को टेररिज्म या नकली करेंसी या इस टाइप के धंधों से आया हुआ पैसा नहीं है, ये सूरत की डायमंड इंडस्ट्री का लेजिटिमेट पैसा है। सूरत और जयपुर का था वो कुछ ऐसा। और अगर हमने ये पैसा जब्त कर लिया या ऐसा इस पे कार्रवाई हुई तो इससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने वो पैसा रिलीज कर दिया चुपचाप बिना कोई कार्रवाई किए। इस केस में यह बताया जा रहा है कि साहब ऐसा ही पैसा पकड़ा गया है फिर से, और उस पैसे पे उसको, ये मेरे पास पक्की विश्वस्त खबरों से सूचना है कि वो पैसा गवर्नमेंट जब्त करके ले गई है। इनकम टैक्स विभाग पैसा जब्त करके ले गया है, परंतु उसका जिक्र इस विज्ञप्ति में नहीं किया गया है। और वो जो रकम है वो लगभग
कुछ 100 करोड़ रुपया बताई गई है, जो कि कैश पकड़ा गया है। ये ऐसी सूचनाएं जो हैं, ऐसी र्यूमर्स इस विभाग के अंदरूनी हलकों में चल रही हैं। अच्छा, मैंने समाजवादी पार्टी की ये इलेक्शन फंडिंग को और इन चीजों को ना कुछ दिन बड़ा नजदीकी से देखा है, महसूस किया है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कि 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था यूपी का, तो ये समाजवादी पार्टी के ना कुछ फंड मैनेजर्स हैं, तो एक उनमें से थे जो कि बहुत ज्यादा खासम खास हैं और अखिलेश यादव का सारा फंड वही मैनेज करते हैं, और उनकी जो एकदम इनर कोटेरी है ना, उसमें वो शामिल हैं। तो हुआ क्या था कि एक सज्जन थे, उस व्यक्ति के भतीजे, उन्होंने बड़ा मोटा पैसा कमाया था सपा शासन में। तो जब सरकार के मात्र 6 महीने रह गए, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन तमाम व्यक्तियों को बुलाया जो कि उनकी कोटेरी में शामिल थे, और उनसे पूछा कि भैया तुम्हारे अगर कोई बिल्स पेंडिंग है तो उनको क्लियर करा लो, क्योंकि अब जो है सरकार का ये कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अगली बार क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। तो वो ना एक समरी ले रहे थे, सब अपने सभी उन लौंडों से पूछ रहे थे कि हाँ भैया तुमने क्या किया क्या किया क्या किया क्या, इस 4.5 साल में तुमने क्या कमाया क्या गंवाया मुझे बताओ। और बड़ी, चूंकि वहां पे उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं था, तो उनके उस भतीजे ने ना उनसे बोला कि साहब मैंने तो 4 कमाए। तो उन्होंने पूछा, सब लोग 8, 10, 20 लोगों की मीटिंग हो रही थी, कोई अकेले में नहीं थी। तो उन्होंने कहा 4 क्या? तो कहते जी 400। तो उन्होंने कहा 400 क्या? तो कहते जी 400 करोड़। तो अपने सगे भतीजे के 400 करोड़ सुन के ना उनका मूड ऑफ हो गया, क्योंकि वो भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लड़का जो है मात्र 3-4 साल के पीरियड में 400 करोड़ रुपया कमा गया होगा। उसी दौरान तब एक और घटना हो गई। उत्तर प्रदेश के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, वन विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उनके यहां उनका कोई बिल पेंडिंग था उसी 400 वाले लड़के का। तो ये अपना उस बिल को के, और चूंकि सरकार जो है 2-4 महीने में 5-6 महीने में जाने वाली थी, तो वो उस अधिकारी के पास गए अपना बिल लेके, और अधिकारी ने बिल तुरंत पास नहीं किया और थोड़ी हिला हवाली करने लगे। तो ये लगभग आधा घंटा उसके ऑफिस में बैठे, और जब उसने वो फाइल साइन करने से मना कर दिया, तो ये उसके ऑफिस से बाहर निकले और इन्होंने एक फोन घुमाया सीएम हाउस में। तो सीएम हाउस में ना बहुत सारे चिंटू संटू भंटू यादव टाइप के लड़के जो है कार्यरत होते थे। तो उन्होंने किसी चिंटू सिंटू भंटू झंटू यादव को फोन लगाया, और उस फोन के 10 मिनट बाद टीवी पे जो न्यूज नहीं चलती, उसमें एक नीचे स्टिकर चलता है, एक लाइन चलती है ब्रेकिंग न्यूज की। 10 मिनट बाद सब स्थानीय लखनऊ के चैनल्स पे एक खबर चलने लग गई कि चीफ कंजर्वेटर का तबादला किया गया 10 मिनट के अंदर, और ये अभी उसी ऑफिस में ही थे। तो जब वो स्टिकर चलने लग गया ना, वो लाइन चलने लग गई ब्रेकिंग न्यूज की, तो ये फिर कार्यालय में गए। तो उन्होंने पूछा, हाँ। बोला सर आपने न्यूज देखी? उनके ऑफिस में टीवी लगा हुआ था, तो उन्होंने वो टीवी की तरफ दिखाया, तो उसमें नीचे लगा कि चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का स्थानांतरण। तो बोले अरे सर ये क्या हुआ? तो बोले सर आप बात सुनोगे नहीं तो यही होगा। बोले अरे सर आप पहले बताते, ये वो करके उन्होंने बोला सर 1 मिनट में फाइल आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बोले फिर करो ना। बोला सर ये प्लीज ये स्टिकर तो हटवाओ टीवी से। बोले वो हट जाएगा, आप करो। तो साहब वो चीफ कंजर्वेटर साहब
ने 5 मिनट के अंदर वो फाइल क्लियर कर दी। 10 मिनट बाद वो ब्रेकिंग न्यूज भी हट गई वहां से। और मुझे ये किस्सा उस लड़के के सगे छोटे भाई ने सुनाया था। तो साहब जब वो फाइल क्लियर हो गई तो जब वो जाने लगे तो बोला सर आप मुझसे मिल के जाना। तो उसने बोला हाँ जी बोलो। बोला नहीं सर आज नहीं, तो आपने 2 दिन बाद मुझसे आके मिलिए, मैं आपको बताता हूँ। तो 2 दिन बाद सब वो लड़का उनसे मिलने गया। तो उसने बोला सर आप गलत धंधे में हो, मैं आपको इससे बहुत बेटर लाइन बताता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या? तो उसने बोला सर ये, अच्छा वो ना प्लांट्स के बिजनेस में है। आपको ध्यान होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान और ये लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के, मतलब सैकड़ों करोड़ों रुपए के प्लांट्स लाके सजाया गया था। और ये प्लांट्स का सरकारी खरीद का एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स का अलग अलग किस्म का। तो वो प्लांट्स के बिजनेस में थे लड़के। तो उन्होंने बोला सर ये तो आप बहुत टुच्चा काम कर रहे हो, मैं आपको असली काम बताता हूँ। तो उसने बोला हाँ बताओ। तो उसने बोला सर ऐसे ऐसे आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़मीनें लो लीज पे, वहाँ पे नर्सरी लगाओ प्लांट्स की, और ये प्लांट्स लगाने हैं, ये आपको सारी गाइडेंस मैं दूंगा, प्लांट्स की वैरायटी मैं दूंगा, प्लांट्स कैसे तैयार करने हैं, कितने बड़े, वो सारा कुछ मैं मेरी कंसल्टेंसी रहेगी। और सर 1000-2000 करोड़ का बिजनेस है वो। तो इन्होंने तो 400 करोड़ कमाई रखे थे इस धंधे से, तो इनको लगा यार ये तो बहुत सही बता रहा है। तो साहब वो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट साहब ने उनसे लगभग 300-400 एकड़ जमीन लीज पे तेलंगाना में दिलवा के नर्सरीज लगवा दी। अब उसके लिए साहब सैकड़ों माली जो है किराए पे रखे गए, एक एक एकड़ खेत पे जो है नर्सरीज लगाई गई, लगभग 300 से लेके 400 नर्सरीज लगी। किसानों से बड़ी महंगी जमीनें लीज पे ली गई, उस पे हजारों माली काम करते थे, और ये सारा सिलसिला चल रहा था। और इन्होंने वो 400 के 400 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट में लगा दिए। और तभी जो है चुनाव हो गए, और चुनाव में समाजवादी पार्टी था 50 सीट पे लुढ़क गई। अब जैसे ही चुनाव हारे तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। अब खटाई में पड़ गया, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 400 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट हो चुके थे, अब वो प्लांट्स बिकने की जब नौबत आई थी तो कि 5-6 महीने में प्लांट तैयार हो जाता है, तब तक सरकार चली गई। अब साहब वो प्लांट न बिके और वहां उनका रेकरिंग खर्चा हो रहा था। तो साहब इस घटना के करीब 1.5 साल बाद वो लड़का मुझे आके मिला था, एंड ही वॉज टेलिंग मी कि सर 4 का 400 रुपया डूब गया, 400 करोड़ रुपया, बल्कि जो घर की जो जमीनें थी, भट्ठे थे, वो भी बिक गए सब। और अब इस वक्त पूरी की पूरी फैमिली हैंड टू माउथ है, और जो घर है, जो अपनी खुद की जमीनें थी, वो भी सब बिकने के कगार पे। और मतलब यहाँ तक था कि वो मुझसे मिलने आया था, तो मैंने उससे पूछा कि तू मिलने आया है मुझसे, ये गाड़ी का पेट्रोल कैसे डलवाया? कहता सर गाड़ी का पेट्रोल डलवाना भी बड़ा महंगा हुआ पड़ा है। ये उन लोगों की बात बता रहा हूं जिन्होंने अखिलेश यादव की सरकार में 400 करोड़ रुपए कमाए थे। खैर इस केस में तो उनके चलो 400 डूब गए। क्यों? क्योंकि वो 2000 करोड़ का एक बड़ा मोटा माल कमाना चाहते थे। इस चक्कर में वो चीफ कंजर्वेटर साहब ने इनके 400 करोड़ रुपए डुबवा दिए। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। एक और घटना मैं आपको बताता हूं। इनका जो ये संस्कृति विभाग है ना उत्तर प्रदेश का, उसमें एक अधिकारी हुआ करते थे वाईपी सिंह साहब। वाईपी सिंह साहब की पिछले साल कोरोना में डेथ हो गई। बड़े मजेदार आदमी थे। तो वो एक बार हमें एक ऐसे ही जगह कहीं मिल गए वाईपी सिंह साहब, और बड़े सीनियर अधिकारी के थे वो, मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट सेक्रेटरी लेवल रैंक था उनका, बड़े अधिकारी थे संस्कृति विभाग में।
तो वो एक बड़ा मजेदार किस्सा बता रहे थे। कहते कि जब ये सैफई महोत्सव होता था तो पूरे सरकार की वहां ड्यूटी लग जाती थी। तो चूंकि मैं तो संस्कृति विभाग का हेड था तो मुझे तो सब करना ही होता था। तो मैं जो मुख्य पंडाल, मुख्य स्टेज था, उस पे एक दिन मैं काम करवा रहा था और मैं सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो वहां पे एक संटू भंटू झंटू घंटू यादव टाइप का एक लौंडा, मतलब एक सिंपल सी शर्ट, एक सिंपल सी पैंट, नीचे चप्पलें, गले में गमछा, एक सस्ता सा मोबाइल फोन लेके वहां पे वो भी वर्कर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसी स्टेज पे ही। तो मैंने देखा, मैं डिस्टर्ब हो रहा था अपने काम में, तो मैंने कहा, हे कौन है तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। तो उसने कहा, सर वो भैया। कौन भैया? बोले सर वो भैया हमारी ड्यूटी लगाए हैं। कुछ नहीं, कोई भैया नहीं। तो वो लौंडा साइड हुआ, वो संटू भंटू यादव जो भी था, उसने भैया जी को फोन लगाया और भैया जी का फोन जब लग गया तो उसने बोला, सर ये जरा बात कर लीजिए। बोला किससे बात करें? बोले सर भैया। बोला कौन भैया? अरे बोला अखिलेश भैया। तो साहब कहते हैं, अब हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम, चीफ मिनिस्टर का फोन। यस सर, यस सर, यस सर। तो मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा कि अरे वो अपना बच्चा है यार, काम कर रहा है, करने दो उसको। सर सर जी सर, जी सर, जी सर। कहते तब अब हमारी औकात है कि हम साला संटू भंटू यादव को जो है कुछ कह दें। अब संटू यादव की ड्यूटी अगर भैया ने लगाई है तो फिर तो अच्छा। भैया ने ऐसे हजारों चेले, संटू भंटू जो मैंने डिस्क्राइब किया ना जैसा चेला, ऐसे हजारों चेले पाल रखे थे। और उन चेलों को भैया इसी तरह ऐसे आयोजनों में, अलग अलग ठेकों में कमाने का मौका देते थे। फॉर एग्जाम्पल जो सैफई महोत्सव है वो 100-200 करोड़ का आयोजन होता था, तो उसमें कोई संटू भंटू यादव जो उनका नजदीकी था उसमें लग गया और उस आयोजन में वो 10-20 करोड़ रुपए कमा के ले जाता था। तो कहते एक बार इस घटना के 2 साल बाद मैं एक बार मुंबई से आ रहा था, तो मुझे एक लड़का बड़ा वेल मेंटेन्ड, सूटेड बूटेड, एयरपोर्ट से मैं भी बाहर निकल रहा था, वो भी बाहर निकल रहा था, तो वो लड़का आया बड़ा तपाक से, अरे सर प्रणाम प्रणाम, पैर छुआ। तो मैंने उसको थोड़ा सा पहचाना, थोड़ा सा नहीं पहचाना, अरे उसका मतलब रंग रूपी। तो उसने बोला, सर भैया पहचाने नहीं सर आप मुझे? बोले नहीं। अरे सर मैं वो संटू भंटू याद है, वो याद है सफाई वाले कर। अरे अरे साला तुम तो एकदम बदल गया रे। बोला सर भैया की कृपा है सर, आप लोग की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है सर, भैया की कृपा है। तो भैया ने उसको जो है 10-20 करोड़ रुपया कमवा दिया था। आपको एक और बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ, भैया अपने चेलों को कैसा पैसा कमवाते थे। भैया ने एक स्कीम निकाली थी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के हर शहर में, हर रोड के किनारे दोनों तरफ करीब 3-4 फुट चौड़ा एक साइकिल पथ बना था। यूपी वाले याद होगा, अभी भी वो पथ के बोर्ड मिल जाएंगे आपको। हालांकि वो पथ पे कभी जिंदगी में कभी साइकिल नहीं चली, पर भैया ने पूरे यूपी में साइकिल पथ बनवा दिया था। और अकेले लखनऊ में नगर निगम के या पता नहीं किसके फंड से 138 करोड़ रुपया अकेले लखनऊ में खर्च हुआ था। उसी तरह आगरा में, बनारस में, हर बरेली में, मतलब हर एक बड़े छोटे शहर में साइकिल पथ बने थे। और हर एक शहर में 150 करोड़, 150 करोड़ का, लखनऊ में 138 करोड़ का था, तो बाकी छोटे शहरों में सब 10-20-50 करोड़ के प्रोजेक्ट रहे होंगे। और ये पूरी परियोजना आई ही इसलिए थी कि अपने संटू भंटू नामक चेले को हर जिले में ऐसे 10, 20, 30, 40 चेले तैयार कर दिए जाएं, जिनको कि 10-20 करोड़ रुपया ऐसे ही प्रोजेक्ट से कमवा दिया जाए। और साइकिल पथ जैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार में अखिलेश जी ने ऐसे ही पूरे प्रदेश में चलवाए थे, सिर्फ संटू भंटू जादव को पैसा कमवाने के लिए। तो जब संटू जादव जो है 10 करोड़ रुपया कमा लेता था, तो फिर जब चुनाव आता था तो उसी में से 1-1 करोड़ रुपया जो है भैया कमाए हैं। अरे भैया सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको समर्पित है। तो भैया के चुनाव में अलग अलग अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, तो संटू भंटू यादव 1-1 करोड़ रुपया खर्च करते थे। तो वो यही सारी की सारी फंडिंग जो है ना, उसी से चुनाव लड़ा जाता है। तो वही सारी फंडिंग, अब सब वो तो हो गई 2000 पुरानी बात है ना, 2012 से लेकर 2017 तक ना भैया का शासन था। भैया चिराग
ऐसे मतलब मुँह से चिराग जल रहे थे। अब तो 5 साल से बेचारे संटू भंटू यादव जो है बस किसी तरह स्कॉर्पियो सफारी पे सपा का झंडा लगा के, नहीं तो बहुत से तो भाजपा का झंडा लगा के चल रहे हैं आजकल, चल रहे हैं, पर जीने खाने को कोई साधन मिल नहीं रहा है। जौन कमैले रहना वही से तनी मनी गुजारा चलत है। तो इस बार वैसे ही फंडिंग की बड़ी दिक्कत थी। संटू भंटू यादव जो तनी मनी थोड़ा बहुत फंडिंग जुटाए थे उसी से काम चला रहे थे, और मोदी जी ने जो है ये छापा मरवा के सारा पैसा, लोग बता रहे हैं अनधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि लगभग 500 करोड़ रुपया उठा के ले गई है गवर्नमेंट 29 ठिकानों से। और वो तो ले गई जितना ले जाना था, आगे न मिल पाए फंडिंग, इसका भी जुगाड़ कर गई है। तो सब, और अच्छा, अब जब ये छापेमारी हो गई तो इसमें फिर आपने ध्यान दिया होगा कि छापामारी के अगले दिन ही एक नया राग अलापना शुरू कर दिया, हाई फोन टैपिंग, हाई फोन टैपिंग, हमारा फोन सुन रही है। वो फोन टैपिंग वाली बात कहाँ से आई? तब वो फोन टैपिंग वाली बात यहाँ से आई कि इन्होंने कहा यार कि हमारा पैसा, हमारी इलेक्शन फंडिंग इन इन जगहों पे पड़ी है या रखी है, ये सरकार को कैसे पता चला? बोले साले फोन सुन रहे हैं हमारा। तो यहाँ से फोन टैपिंग की बात आई। और सरकार के पास तो 1000 सूत्र होते हैं, फोन टैपिंग इज ओनली वन ऑफ देम। तो सरकार ने जो सब, वैसे ये है तो अत्याचार, मोदी जी गलत कर रहे हैं आप। मतलब आप ही इलेक्शन लड़ेंगे और आप इतना महंगा इलेक्शन लड़ेंगे। भाजपा का जो इलेक्शन बजट है यूपी का, वो सुनते हैं 10,000 करोड़ रुपया है, और इन बेचारों के पास आप 10 करोड़ भी नहीं छोड़ेंगे। फिर कहेंगे ईवीएम ऐसे ही हैक होती है। वो सब जो बेचारे चिल्लाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम फिजिकली ईवीएम हैक नहीं होती है। जब आप इलेक्शन फंडिंग उठा के ले जाएंगे तो ईवीएम क्यों नहीं हैक होगी? तो ये वैसे इट इज़ नॉट लेवल पे प्लेइंग ग्राउंड, ये बेईमानी हो रही है जोगी जी। आप सबको बराबर, विपक्ष को भी बराबर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी ना कि दो आदमी विपक्ष के बेचारे की टांग पकड़ के खींच ले। एक तरफ आप ईडी लगा दीजिए, एक तरफ इनकम टैक्स लगा दीजिए, और सीबीआई जो है पीछे से कमर पकड़ ले, तो फिर आपसे कोई कैसे कुश्ती लड़ेगा? आप वैसे ही इतने बड़े पहलवान हैं, दूसरे विपक्ष की आप टांग पकड़वा लेते हैं ईडी और सीबीआई से और इनकम टैक्स से। ये गलत बात है, ये बेईमानी हो रही है। मोदी जी, उन बेचारों को भी खेलने खाने दीजिए। तो साहब आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। बहुत जल्दी अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।